हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th प्री बोर्ड एग्जाम के सॉल्यूशन का, यानी कि इसके जो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्व क्वेश्चन पेपर, इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सोशल साइंस का है और ये जो हमारा है ये इवनिंग शिफ्ट का है, यानी कि जो आज प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है 21 अक्टूबर 2021 को, तो इसको हम क्या है सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आंसर सही है और सभी बच्चे अपना मिलान करेंगे और फिर लास्ट में आप बताएंगे कि आपके कितने स्कोर हो रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं। अब फर्स्ट रिवीजन करेंगे हम इसमें और आप जल्दी जल्दी बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला सेक्शन इसमें दे रखा है कि पहला क्वेश्चन हमारा इसमें पहला सेक्शन है कि पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता वो क्या कहलाता है। तो आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है जिस पर किसी प्रकार कोई अंकुश ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, निरंकुशवाद कहते हैं। यानी कि पहले क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन सेकेंड है कि निम्नलिखित में से टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक है। यानी कि आपको सिंबल से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि जो टूटी हुई जो बेड़ियां होती है ये किसका प्रतीक है। तो क्वेश्चन में जो 2 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ये आज़ादी मिलना। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आपसे पूछा जा रहा है कि वियना कांग्रेस कब आयोजित की गई थी। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1815 में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्लाव किस क्षेत्र के निवासियों को कहा जाता था। यानी कि जो स्लाव है ये किस क्षेत्र के निवासियों को कहा जाता था। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बाल्कन। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप सभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन का एक उदाहरण है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बार बार कहा कि जहाँ पर भी नई शब्द आता है तो इसको आप क्या है कि वहाँ पर अंडरलाइन कर लिया करिए। तो जैव संसाधन का उदाहरण कौन सा नहीं, आपसे ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि धातुएं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि झूम कृषि को रे के नाम से किस देश में जाना जाता है। यानी कि झूम कृषि के बारे में पूछा जा रहा है, यानी जिसको हम कर्तन और दहन या स्थानांतरित खेती के नाम से भी जानते हैं। तो इसको क्या है, रे किस नाम से किस देश में जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वियतनाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, किसने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। तो आप सभी जानते हैं ये जो कथन है ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, यानी क्वेश्चन नंबर जो 7 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी घोषणा फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की जाती है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा निर्माण में सहायक है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक इसमें है जो मृदा निर्माण में सहायक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू संरक्षण का एक उपाय है। निम्नलिखित में से कौन सा भू संरक्षण का एक उपाय है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का कौन सा राज्य और सौर एवं पवन ऊर्जा के मामले में क्या है, सौर और पवन ऊर्जा के मामले में क्या धनी है, लेकिन क्या जल संसाधनों में कमी है। यानी क्वेश्चन में जो 11 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना किस देश की रिक्त स्थान को इसकी कुल जनसंख्या से भाग
देकर निकाली जाती है। तो प्यारे बच्चों, जो ये सारे जो क्वेश्चन है, जो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज वीडियो बनाई थी, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे भी आगे आने वाले जो प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड तो हो चुका है, यानी टर्म फर्स्ट के जो एग्ज़ाम है या फाइनल एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी आपको सही प्रकार से हो सके। तो क्वेश्चन नंबर जो 12th है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुल आय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखने का कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ये पेज ब्लर हो गया है। क्वेश्चन में जो 13 है कि रीता एक अधिवक्ता है, बताइए कि वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम करती है। तो क्वेश्चन में जो 13 राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि तृतीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वह एक क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके धातुओं का उत्पादन किया जाता है, क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राथमिक क्षेत्रक। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पेज है, इसके पहले जो था वो थोड़ा सा ब्लैक हो गया था पेज। तो क्वेश्चन में जो 13 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। क्वेश्चन में जो 13 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि नीचे दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए एवं बताइए कि किस देश में आय का सबसे समान वितरण है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 को आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, हम सीधे इसके क्या है आंसर को देखते हैं। तो आंसर कौन सा सही होगा, इसको हम देखेंगे। तो जो आंसर है आपका, ये क्वेश्चन नंबर जो 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि देश फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए, देश फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 की श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1948 में। और क्वेश्चन नंबर जो 17 है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप सभी जानते हैं कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो ब्रुसेल्स है, यानी कि बेल्जियम की जो राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि बेल्जियम में कौन सी जो भाषा है ये प्रमुख रूप से बोली जाती है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि बेल्जियम में जो भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है वो कौन सा है, ऑप्शन ए, यानी कि डच। जो डच भाषा है ये प्रमुख रूप से बोली जाती है बेल्जियम में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सात आकर संघ बनाने, यानी कि जो ये क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया था, ये इवनिंग में आया था, यानी कि बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो मैच कर रहे थे। बस एक उसमें थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो जाए, कि उसमें कुछ दूसरा पूछ जाए, इसमें कुछ दूसरा पूछ दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा देश जो है संघ आकर बनाने का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन दे रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से क्या है उपयुक्त सभी, यानी क्वेश्चन में जो 19 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 20 है कि भारत में राजस्व सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को। तो आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको जो वीडियो बनाई थी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की, तो उसमें सारे हमने बताया था कि जो केंद्र सरकार है वो केंद्र संघ सूची के विषय पर कानून बनाती है, और राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, असमर्थित सूची पर केंद्र राज्य दोनों। तो इस हिसाब से देखा जाए, क्वेश्चन में जो 20 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता में साझेदारी का क्षैतिज वितरण का एक उदाहरण नहीं है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बार बार यही कर रहा हूँ कि जहाँ पर नहीं शब्द आता है वहाँ पर पहले आप सर्कल कर लिया करिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर देना है, नहीं का देना है, या वास्तव में जो पूछा जा रहा है वो देना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघवाद, क्योंकि जो विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका है, इससे भी क्या है क्षैतिज वितरण का एक उदाहरण है, यानी कि सरकार के अंग।
क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में विकेंद्रीकरण यानी 73वां या 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो संबंधित जो कानून पारित हुआ था ये कब हुआ था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए यानी कि 1992। क्वेश्चन नंबर 23 है कि श्रीलंका में तमिलों की आबादी कितनी प्रतिशत थी। तो आप सभी जानते हैं कि जो श्रीलंका थी इसमें तमिलों की जो आबादी थी, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन हमारी वीडियो से रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि इन सारे क्वेश्चनों को मैंने अपनी एमसीक्यू क्वेश्चन के में कराया था, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है रिपीट हैं। अब आपको यहाँ पर क्या मिलान करना है, क्योंकि गलत जोड़े की पहचान करना है। याद रखना कि आपको जो पूछ रहा है गलत सही नहीं पूछ रहा है, जो गलत जोड़ा होगा उसको आपको बताना होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 24 है। तो आप सभी जानते हैं कि जो समवर्ती सूची है इसमें शिक्षा है, सही बात है। और जो फिर समवर्ती सूची में वन है ये भी सही है, इस बात है। और समवर्ती सूची में जो विवाह है ये भी है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि समवर्ती सूची, क्योंकि गलत पूछ रहा है आपसे, तो ये आपका गलत है, क्योंकि जो व्यापार है ये आपकी क्या है, राज्य सूची में है। तो प्यारे बच्चों चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 में आप देखेंगे तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए चित्र को जर्मन साम्राज्य के रोमानी राष्ट्रवाद एवं 1848 की क्रांतियों से जोड़कर देखा जाता है कि चित्र को पहचान कर आपको क्या है, सही विकल्प का चयन करना है। यानी कि जो ये जो चित्र दिया गया है इसको आपको देखकर सही विकल्प का चयन करना है। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो चित्र है किसका है, जर्मेनिया की। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या कह रहा है कि प्रसा के उस राजा का नाम बताइए जिसने वर्साय में हुए समारोह में स्वयं को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विलियम सेकेंड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए जो एक प्राकथन यानी कि संकल्पना, दूसरा कारण दे रखा है, तो इन कथनों को पढ़ना है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो संकल्पना यानी कथन दे रखा है कि राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी। और कारण दे रखा कि फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक संवैधानिक बदलाव हुए जिससे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हुई। जो तो प्यारे बच्चों आप एक बात का ध्यान रखें, जो आपकी वर्कशीट आती है असेसमेंट की उसे ज़रूर करें और देखें, क्योंकि इससे क्या होता है आपको टाइप पता चलता है कौन से क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जिस प्रकार के क्वेश्चन भेजती है पेपर उन्हीं में से लेती है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता चल गया होगा कि जो क्वेश्चन आपका ये है वो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपको क्या मिलान करना है, सही मिलान की पहचान करना है, यानी कि आपको से सही मिलान को पूछा जा रहा है। तो सही मिलान क्या है इसको देखते हैं। तो सही मिलान जो आपका इसमें दे रखा है तलवार मतलब क्या था, मुकाबले की तैयारी, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 से कि फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो आपको 3 वाक्य दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं कि इसमें केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया गया, दूसरा राष्ट्रीय भाषा पर जोर दिया गया, तीसरा पितृभूमि एवं नागरिकता के विचार पर बल दिया गया है। तो तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो कथन आपका सही होता है ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें, यानी कि डी, यानी कि पहला दूसरा व तीसरा सभी क्या है, सत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 करा कि निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना जोसेफ मेस्नी ने की। तो प्यारे बच्चों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि ठीक इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है मॉर्निंग शिफ्ट में भी पूछा था, बस उसमें ये था कि उसमें ये नाम देके पूछ रखा था कि नाम देके पूछ रखा था
और इसमें आपका अलग दे रखा है। और एक बात ध्यान रखना कि इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस संगठन की जो स्थापना है जूसेपे मैस्सिनी ने नहीं की, यानी आपसे पूछा है नहीं की, वहाँ पर ये पूछा था कि किसने की थी, तो इस बात का ध्यान रखें। तो क्वेश्चन में जो 30 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि रेड शर्ट, यानी कि इसकी जो जो इस स्थापना जो थी ये जूसेफ मैस्सिनी ने नहीं की थी, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 31 ऐसा आ जाएगा कथन कारण वाला कि नीचे दिए गए जो प्रश्न में दो प्राकृतिक दिए गए, एक संकल्पना और दूसरा क्या था, कारण था। तो कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। संकल्पना देखते हैं कि श्रीलंका में सिंगली और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्ष में बदल गया। कारण दे रखा 1956 के अधिनियम के तहत तमिल को राजभाषा बनाया गया। तो ये दो वाक्य थे, कथन कारण थे। तो ऑप्शन देखते कौन सा सही। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि संकल्पना एवं कारण दोनों सही है और जो कारण है संकल्पना की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच भाषी हैं, यानी कि बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग ऐसे थे जो फ्रेंच भाषी बोलते थे। तो आप सभी को बताया गया था कि कितने लोग थे, यानी कि बेल्जियम में जो आपके 40% लोग थे। बेल्जियम में कितने 40% जो लोग थे वो फ्रेंच भाषी बोलते थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से कौन सा जो तर्क तर्क सत्ता की साझेदारी को बल प्रदान करता है, यानी कि 33 क्वेश्चन जो है इसका जो तीन वाक्य दिया गया तीनों को देखेंगे कि विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य टकराव बढ़ाती है, राजनीतिक स्थायित्व प्रदान करता है, सरकार को वैधता प्रदान करती है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा और तीसरा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 की किसी देश में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध क्या है कौन सा लगने लगे तो उसे क्या कहते हैं। तो सभी जानते हैं कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसको क्या है गृह युद्ध का नाम गृह युद्ध हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए 34 ए का क्वेश्चन नंबर 34 का ए ऑप्शन से गृह युद्ध। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है कि श्रीलंका में कौन सा भाषाई समूह बहुमत में है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सिंगली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत केंद्र शासित प्रदेश का एक उदाहरण है, यानी कि कौन सा ऐसा प्रांत है जो केंद्र शासित का उदाहरण है। तो ये सभी क्वेश्चन नंबर सी है लद्दाख, यानी बाकी सारे जो स्टेट हैं वो राज्य हैं और बाकी लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और उनमें जीवन व्याप्त है कहलाते हैं, यानी कि वे सारे संसाधन कौन से होते हैं। तो आप सभी जानते हैं। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से जो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जैव संसाधन। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान करना है। ये देखा है कि यह मृदा को इस मृदा को रेगर कहते हैं, यह मृदा कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। तो आप इसके इन दोनों वाक्यों के आधार पर क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो इन सब से आधारित ये क्वेश्चन हो जाएगा ये काली मिट्टी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्माइल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आपसे पूछा जा रहा है स्माइल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में भी यही आता है, सेम आप में भी यही पूछ रहा है। तो इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सुमेसर। अगला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, यानी कि जो लौह अयस्क है वो किस प्रकार का संसाधन है वो आपसे वो पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि जो लौह अयस्क है ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 40 का डी।
क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा भू निम्नीकरण का एक कारण है, यानी कौन सा ऐसा है जो भूमि निम्नीकरण का जो एक उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर जो 42 है 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोपण कृषि के संदर्भ में सही है। यह व्यापक क्षेत्र में की जाती है, इनमें से अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और इसका उपयोग उद्योगों में कच्चा माल के तौर पर होता है और डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका ये 43 है, इसमें भी कारण कथन है, वही जिस तरह एक प्रकथन है, एक संकल्पना पढ़ना है। संकल्पना देखते हैं कि उच्च आय वाले देश अधिक विकसित होते हैं। कारण देखा, अधिक आय का अर्थ है मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं की अधिकता। तो क्वेश्चन नंबर जो 43 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संकल्पना एवं कारण दोनों सत्य है, आय इसकी व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उपयुक्त चुनना है। क्या है कि अलग अलग व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। अगला कि सभी के लिए एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए नहीं भी हो सकता है और सभी व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य समान होते हैं। तो आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर कौन कौन सा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो जो ये क्वेश्चन है 44, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2, यानी कि ऑप्शन बी, 1 और 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो मिलान में आपको देखना है कि गलत मिलान की पहचान करनी है, यानी इसमें जो ऑप्शन में गलत होगा आपको उसकी ही पहचान करनी है। तो 45 का जो है, यानी कि जो कृषि है ये प्राथमिक क्षेत्र में सही है। प्राथमिक क्षेत्र में डेयरी भी है, ये भी सही है। प्राथमिक क्षेत्र में मत्स्य भी होगा। और जो है ये है आपका है ऑप्शन सी, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र में विनिर्माण नहीं आएगा, विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में आएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही, क्योंकि गलत पूछ रहा आपसे। अगला क्वेश्चन है 46 कि कांता को सवेतन अवकाश प्राप्त होता है, बताइए वह किस क्षेत्र में काम करती है। यानी कि सवेतन अवकाश प्राप्त होता है, तो ये इस क्वेश्चन को आपको कराया गया था कि यानी क्वेश्चन ऑप्शन बी हो जाएगा, संगठित क्षेत्र में। यही इसी टाइप के क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में आया था, उसमें पूछा था कि कौन सा सवेतन नहीं है। तो यहाँ पर भी अगला क्वेश्चन भी आपको मिलान के लिए आ गया। यहाँ पर 47 कि सही मिलान करना है, यानी कि गलत मिलान करना है, जो गलत है उसको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो रिलायंस उद्योग है ये क्या सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग नहीं है। अब प्यारे बच्चे सेक्शन सी को हम करते हैं, यानी ग को। तो यहाँ पर कुछ पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे जल्दी। आप पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन दिया गया इसको हम करेंगे। सीधे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, यानी कि क्वेश्चन नंबर 48 का रहा आपका कि उदारवाद का क्या अर्थ है, यानी उदारवाद का क्या अर्थ है, इसका अर्थ बताना है। कि 48 का जो आंसर हो जाएगा उदारवाद का अर्थ ऑप्शन डी, 48 का ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। 48 का डी सही। 49 है कि किस शासन के दौरान फ्रांस में सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैकोबिन। 49 का आंसर बी, जैकोबिन। क्वेश्चन नंबर 50 कि उदारवादी किसकी अनिवार्यता पर बल देते थे, यानी कि जो उदारवादी थे वो किसकी अनिवार्यता पर बल देते थे। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन है, यानी कि कानून के समक्ष बराबरी। क्वेश्चन नंबर 51 सीमित मताधिकार की वापसी कब हुई, यानी कि सीमित मताधिकार की वापसी कब हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि नेपोलियन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर डी, ऑप्शन डी, फ्रांस।
क्वेश्चन नंबर 53 है, उदारवादी किस प्रकार की सरकार पर बल देते थे, यानी कि जो उदारवादी थे वो किस प्रकार की शासन पर बल देते थे। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहमति पर आधारित सरकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब यही जो क्वेश्चन आपके पैराग्राफ पे आधारित है, तो इसमें कुछ सारणी दी गई है, इस सारणी को आप देखेंगे, इस सारणी के आधार पर जो दिए गए जो क्वेश्चन इसको हम करते हैं। चलिए सीधे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 54 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 130। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से किस देश में सकल राष्ट्रीय आय क्रय शक्ति क्षमता पर सबसे अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। तो क्वेश्चन नंबर जो 56 दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में जन्म के समय संभावित आयु सबसे अधिक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 56 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस देश में सकल राष्ट्रीय आय क्रय शक्ति क्षमता पर सबसे कम है। तो क्वेश्चन नंबर जो 57 है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से किस देश में विद्यालयी औसत आयु सबसे अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से किस देश में जन्म के समय संभावित आयु सबसे कम है। तो क्वेश्चन नंबर 59 जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। तो नेक्स्ट खंड हमारा है, यानी कि सेक्शन डी है। इसमें करना क्या है कि आपको क्या है, प्रश्न के अंतिम पृष्ठ पर कुछ मानचित्र दिया गया है, मैप है, उसको मैप को देखना है, कुछ लोकेशन को देखना है, फिर उससे संबंधित जो क्वेश्चन दिया गया है आपको उसके आंसर करना है। चलिए देख, तो ये आपका मैप है। इसमें मैप में सेक्शन ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, आपसे ये पूछ रहा है। तो जो आपका सेक्शन ए पूछा जाएगा, इसमें पूछेगा ये यहाँ पर कौन सा डैम है, किस नदी पर है या किस राज्य में, ये बताया पूछना पड़ेगा। और ये ऑप्शन आपको ये बी दे रखा है, ये महाराष्ट्र राज्य में है, तो आपसे जो भी इसमें पूछेगा आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 जो आपसे कह रहा है कि राजनीतिक मानचित्र में जो ए है बांध को दर्शाता है, तो इसकी पहचान करना है कौन से बांध है, तो इस क्वेश्चन को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है, क्योंकि अभी ये उत्तराखंड राज्य में दिया गया था, तो आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में क्या टिहरी डैम है या बांध है, और ये कहाँ पर है, ये भागीरथी नदी पर है। तो यह सबको पता होना चाहिए आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है कि उस मानचित्र पर बी से कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य का नाम देना था। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महाराष्ट्र। मैंने आपको बताया था कि वो महाराष्ट्र राज्य में था। क्वेश्चन नंबर 62 दे रखा है और 63 दे रखा है, ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, तो इसको आप देखेंगे। तो 62 दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं कि टिहरी बांध है। और अगला दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यान्न फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 में कौन सा खाद्यान्न फसल नहीं है, तो आप सभी जानते हैं कौन सा नहीं है, रबड़। तो ये थे हमारे आज के पेपर को, तो ये थे आज के इवनिंग शिफ्ट के प्री बोर्ड के सोल्यूशन, यानी कि क्वेश्चन आंसर इसके। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भी आगे जो आपके मिड टर्म के एग्जाम की जो प्रिपरेशन कराई जाएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के द्वारा, एमसीक्यू के द्वारा, तो आपको सही प्रकार से क्वेश्चन आपको मिल सकें, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। आज से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे पता चल सके कि उनका भी स्कोर कितना है।